हॅलो एव्हरीवन. आज आपण प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट या लेक्चर मध्ये लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट पर्यंत आलो. आपण कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केलेत मागच्या लेक्चरला. त्यानंतर नीड काय आहे, त्यानंतर आपण जे काही स्किल्स आहेत, मॅनेजरियल स्किल्स, कुठल्या मॅनेजरकडे स्किल्स असले पाहिजे तो स्टडी केलेला आहे. आता मॅनेजमेंटचे ऍक्च्युअल आपण लेवल स्टडी करतोय. आपण हायर लेवल स्टडी, टॉप लेवल स्टडी केलेली आहे, मिडल लेवल मॅनेजमेंट स्टडी केलेला आहे. तर आता आपल्याला लोअर लेवल मॅनेजमेंटचा ऍक्च्युअली काय रोल आहे तो पण स्टडी आज करणार आहोत. यामध्ये खूप सिंपल आणि साध्या लँग्वेज मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला बघा. लोअर लेवल मध्ये आपण डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सुपरवायझरी जी काही पोस्ट आहे, सुपरवायझर्स हा जो काही तुम्ही आतापर्यंत स्टडी केलेला पार्ट आहे, तर सुपरवायझरी पोस्ट किंवा ऑपरेशन्स त्यांचे कशा पद्धतीचे असते, तर त्यामध्ये फोरमन आहे किंवा सेक्शन ऑफिसर आहे. तिथे तुम्ही बघू शकता इट कन्सिस्ट सच individuals as the supervisors, foremen, section officers, superintendent, etc. First line managers are straightforwardly accountable for the production of goods and services. म्हणजे हे जे कोणी पर्सन आहे जे अपॉइंट केलेले लोअर लेवलला, तर मग त्यामध्ये फोरमन असतील किंवा सुपरवायझर्स असतील, तर ह्यांचा रोल काय सांगतो की जे प्रोडक्शन केलं जातं किंवा ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या देण्यासाठी, म्हणजे त्यांचा जो रोल आहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल दिलेला आहे की जसं दे आर अकाउंटेबल फॉर डायरेक्टिंग नॉन सुपरवायझरी एम्प्लॉईज. इन अदर वर्ड्स दे आर कंसर्न विद डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी आपको रूल्स रेगुलेशन आपके लिए बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, जो भी डायरेक्शन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वो कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट उनके साथ करती है. और वही डायरेक्शन वो किसको प्रोवाइड किया जाता है कि जो लोग एक्चुअल प्रोडक्शन में काम करने वाले, जो एम्प्लॉईज है, आप नॉन सुपरवायझरी एम्प्लॉईज जो आपके अंदर काम करने वाले हैं, ज्याला आपण लोअर लेवलचा एम्प्लॉय म्हणतो, तर त्यांच्यासाठी डायरेक्शन प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे लोअर लेवल मॅनेजमेंट म्हणजे सुपरवायझर्स, फोरमन्स करतात. यामध्ये ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या असतात, मग ते डायरेक्शन कशा वेने दिलं जातं किंवा कंट्रोल कसा केला जातो. अभी ऑल फंक्शंस है, जो भी फंक्शंस एम्प्लॉय करता है लोअर लेवल का, तो यहाँ पे फंक्शंस करते वक्त किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है इस लोअर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू या सुपरवाइजर्स के थ्रू. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स दिए, हैंडिंग ओवर ऑफ जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स, यानी कि जॉब हैंड ओवर करना, गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि जैसे आप लोग हर रोज काम पे आते हो, एम्प्लॉय जब आएगा तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि किस तरह से काम स्टार्ट, फंक्शन किस तरह से कंप्लीट करना है. जो भी फंक्शन आप करने वाले हो उसमें अप टू डेट होना बहुत जरूरी है. अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी करना है. ऐसा नहीं कि आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो दिन में आपने एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है. तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस किस तरह से करना है, ये भी डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू आपके लिए. जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रिलेशनशिप, ये जो पार्ट है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ स्टेज पे जाना है, क्वालिटी प्रोवाइड करनी है प्रोडक्शन में, क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है, मतलब कि मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोअर लेवल पे काम करने वाले पर्सन है तो उनके बीच एक रिलेशन बनाना. विदाउट रिलेशन कोई भी चीज सक्सेसफुली हम कंप्लीट नहीं कर सकते. अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके बीच है तो वो मेंटेन रखना. अभी आज के दिन तो मैंने आपको हाय हेलो गुड मॉर्निंग किया, आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा गया. नेक्स्ट डे को मैंने वापस क्या कर दिया कि मेरा जो परफॉर्मेंस था, मेरा जो बिहेव था आपके लिए, तो वो बिल्कुल बदल सा गया है. तो मेरी रिलेशन तो मेंटेन नहीं रह सकती. तो डे बाय डे आपको वर्क करवा के लेना है एम्प्लॉय से. तो यहाँ पे आपको रिलेशन मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये काम ये लोअर लेवल सुपरवाइजर्स, लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है. रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग वर्कर्स ग्रीवेंस वैल्यूएबल सजेशंस, यानी कि
रिलेशन मेंटेन करने के लिए फिर कौन सी चीज की जाती है, जसं तुम्हाला माहिती की नाही, कम्युनिकेशन नसेल तरी सुद्धा तुम्ही रिलेशन मेंटेन नाही करू शकत आहात, ग्रेव्हियन्स नसेल तरी सुद्धा नाही करू शकणार आहात. तर इथे तुम्हाला जे काही सजेशन्स दिले जातात, बऱ्याचदा आपण असे सजेशन्स देतो जे स्वतः आपण इम्प्लिमेंट करू शकत नहीं, असे सजेशन्स अपन दूसऱ्यांना प्रोवाइड करतो. अगर आप सुपरवाइजर हो और आपकी कैपेसिटी 8 आवर्स काम करने के बाद नहीं रहती, या 8 आवर्स में आप मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, ये अगर आपको पता है, तो आप अपने एम्प्लॉय के लिए अगर 12 आवर्स से भी ज्यादा ड्यूटी क्या कर रहे हो, दे रहे हो और उससे आप काम करवा रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है. आपका जो सजेशन है एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यू हैव टू कम्युनिकेट वर्क विथ वर्कर्स and then give suggestions, valuable suggestions to the higher level and goals and objectives set by higher level to the workers. यानी कि higher level management जब सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ गोल्स, तो उस गोल्स को अचीव करने में सबसे बढ़िया रोल किसका है कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. अगर उन्होंने काम ही नहीं किया, आपने वहां पे तो सब पॉलिसी स्ट्रेटेजी डिसाइड करके रखे, लेकिन एक्चुअली जो प्लान इम्प्लीमेंट करने वाला आपका एम्प्लॉय है, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, उनके लिए आपने कुछ सजेशंस नहीं प्रोवाइड किए, तो आपके गोल्स अचीव करना बिल्कुल कठिन हो जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कम्युनिकेट करो वर्कर के साथ और उनसे रिलेशन बनाओ. रिलेशन के थ्रू हम रिलेशन को मेंटेन नहीं करेंगे और सजेशंस भी देंगे ताकि हमारे गोल्स हम अचीव कर सके. दे हेल्प टू सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ स्टाफ्स. अभी आप लोग बोलोगे कि मैडम इसकी जरूरत है, ऑब्वियसली है. अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप वहाँ के एम्प्लॉय हो, तो आपके कुछ परसेप्शंस भी है या एक्सपेक्टेशंस भी रहते हैं. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ कंप्लेंट्स रहते हैं. कंप्लेंट्स यानी कि क्या, कि कभी कभी काम के अंदर आपको कुछ डिफिकल्टीज आते हैं, आपके लिए सेफ्टी कोड्स सॉरी सेफ्टी हेड्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं या आपकी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है. तो ऐसे हालात में इस कंप्लेंट को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते. लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है यानी सुपरवाइजर्स जो है, वो ओनली आपको गाइडेंस करने के लिए या कुछ जो बोलते हैं सजेशंस देने के लिए नहीं है. तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे भी आपको सॉल्व करना है. एम्प्लॉय की प्रॉब्लम अगर स्टाफ की प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ऐसे हालात में भी आपके रिलेशन मेंटेन नहीं रह सकते और आपको जो आउटपुट चाहिए वो एम्प्लॉय नहीं दे सकता. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. दे सुपरवाइज एंड गाइड द सबऑर्डिनेट्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स to get the work done on time, and periodical reports about the performance of the workers are prepared by them. म्हणजे काय की तुम्ही नक्की काय काम करताय, तुमचा परफॉर्मन्स ऍज अ वर्कर म्हणून कसा आहे, लोअर लेवल मॅनेजमेंट त्याचं रिपोर्टिंग करेल. त्याचा रिपोर्ट्स पीरियोडिकल रिपोर्ट्स यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपके रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि एक्चुअली हार्ड वर्क करने वाला एम्प्लॉय कौन सा है. जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और सेक्टर में भी देखते हैं ना कि आपको प्रमोशंस दिए जाते हैं, आप कितना आपका परफॉर्मेंस जिसका बेस्ट है, बेटर है, तो उसे कुछ बोनस दिया जाता है या प्रमोशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. तो इसके लिए रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है. कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लोग जो काम पे है आज के लिए, तो 10 में से ओनली 2% आर ऍक्टिव्ह. म्हणजे काय की तिथे 2च लोक फक्त काम करतायत, बाकीचे लोकांनी तेवढा परफॉर्मन्स दिलेला नाहीये. वन डे मध्ये तुम्हाला जेवढं एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन अपेक्षित आहे तेवढं जर होत नसेल, तेवढं वर्क तुम्ही करत नसाल, तर मग तुम्हाला प्रमोशन बोनस देण्यात अर्थ नाही. बाकीचे रिमेनिंग 8 जे पर्सन आहेत त्यांच्यासोबतच जर तुम्ही ह्या 2 लोकांना कन्सिडर केलं, तर त्यांना मोटिवेशन मिळणार नाही. आपको क्या करना है यहाँ पे, जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर आपके रिपोर्ट के अंदर दिखाई दे रहा है कि एवरी डे ओनली 2% आर एक्टिव, देन यू हैव टू त्याला आपण म्हणू शकतो की तुम्ही त्यांना काय करू शकता की मोटिवेट करू शकता. यू हॅव टू मोटिवेट देम. मग मोटिवेशन कशामुळे दिले जाईल, यू हॅव टू प्रोव्हाइड इन्सेंटिव्ह फॉर देम. म्हणजे तुम्हाला इथे इन्सेंटिव्ह प्रोव्हाइड करावे लागतील त्यांना, आणि ते इन्सेंटिव्ह मग कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात असतील. तो यहाँ पे पीरियोडिकल रिपोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको समझ में आएगा.
मेक श्योर दैट डिसिप्लिन प्रिवेल इन द एंटरप्राइज, यानी कि यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। दे एनकरेज वर्कर्स, अगर डिसिप्लिन खुद मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वर्कर्स भी नहीं फॉलो करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे ये हर चीज के ऊपर ध्यान रखने के लिए ये लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करती है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए जाते हो तो आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि कौन सी मैनेजमेंट है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, किस तरह से गाइड किया जाएगा और हमारा रोल और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारे जो राइट्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमारा उसके ऊपर रहता है। एज एन एम्प्लॉय मुझे ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम ये चीज भूल जाते हैं तो शायद हमें कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिल सकते या लॉन्ग टर्म तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन नहीं बन सकते। तो ये मैनेजमेंट के जो लेवल से आपको समझ में आए होंगे, ऐसा हम समझते कंसिडर करते और आगे चलते। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एज पर सिलेबस हम पॉइंट्स ले रहे, आप लोग हर रोज इसे नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी हम मैनेजरियल स्किल्स स्टडी कर चुके हैं, अभी हमें मैनेजरियल रोल्स स्टडी करने हैं। हेनरी मिन्सबर्ग इनका नाम है, जिनकी आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो हेनरी मिन्सबर्ग इज अ प्रोमिनेंट रिसर्चर। ये पर्सन कौन है? ये जो पर्सनालिटी आपके सामने एक रिसर्चर है, एंड द रिजल्ट्स ऑफ हिज स्टडीज अबाउट द वर्क ऑफ मैनेजर्स वे पब्लिश इन द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क, न्यूयॉर्क, हार्पर एंड रो 1973। इनका इंट्रोडक्शन दिया है, प्रोफाइल दिया है कि इन्होंने किस चीज पे काम किया है। यांनी वर्क ऑफ मॅनेजर्स म्हणजे मॅनेजर्सवर एक त्यांनी स्टडी केला, रिसर्च केला आणि त्यांचं जे काही नेचर ऑफ मॅनेजरियल वर्क हे जे काही बुक आहे, म्हणजे त्यांनी त्यामध्ये काय मेन्शन केलं, द टर्म मॅनेजमेंट रोल्स रेफर्स टू पर्टिक्युलर कॅटेगरीज ऑफ मॅनेजरियल बिहेवियर, म्हणजे मॅनेजरचं बिहेवियर कसं आहे। तर मग त्यांनी मीन्सवर concluded that what managers do can be best described by studying 10 different and interrelated roles grouped around interpersonal roles and last but not least decision making roles। यानी कि मैनेजर्स जो भी वर्क करेगा, यहाँ पे मैनेजर्स का रोल क्या है, इंटरपर्सनल रोल्स क्या है, इंफॉर्मेशनल रोल्स क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 रोल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मैनेजर्स की जो 10 रोल्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, हेनरी मिन्सबर्ग जो है रिसर्चर है, तो यहाँ पे उन्होंने उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। ओके, तो यहाँ पे रोल्स को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है कैटेगरीज में, देख सकते हैं आप। लीडर, फिगर हेड, लाइजन, मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक्सपर्सन, एंटरप्रेन्योर, निगोशिएटर, रिसोर्स अलोकेटर एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर। तो अभी ये डायग्राम नहीं निकाले तो भी चलता है, अगर आप अभी तो आपके एग्जाम कुछ अलग तरीके से हो रहे हैं, ऑनलाइन है तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं डिवाइडेशन। तो अभी हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं हर एक रोल का। इंटरपर्सनल रोल जो यहाँ पे फर्स्टली एक्सप्लेन किया हेनरी मिन्सबर्ग ने, तो एक्चुअली एज अ मैनेजर आप लोग क्या काम कर सकते हो, आपका रोल क्या रहेगा, तो मैनेजर के रोल भी पता होना जरूरी है। मैंने जैसे बताया ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लीडर है, आप रोल आपका क्या है, लीडर है। एज द नेम इंडिकेट्स इट इन्वॉल्व्स पीपल एंड अदर ट्रेडिशनल ड्यूटीज। एंड डिस्क्रिप्शन में बताया, इंचार्ज फॉर स्टफिंग, ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड ड्यूटीज। मैनेजरियल रोल्स के अंदर इंटरपर्सनल रोल हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंचार्ज फॉर स्टफिंग, आप किसके इंचार्ज हो, स्टफिंग, राइट पर्सन गोज फॉर राइट जॉब, यानी कि अपॉइंटमेंट जो दिए जाते हैं इस लीडर के अंदर दिए जाएंगे, वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, आपको ड्यूटीज अलोकेट किए जाएंगे, कैरिंग आउट ऑल द एक्टिविटीज अलोंग विद द सबऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। फिगर हेड, फिगर हेड के अंदर क्या दिया है उन्होंने, द फिगरेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
वेलकमिंग विजिटर्स, साइनिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। इंटरपर्सनल रोल के अंदर क्या आता है, तो अभी यहाँ पे आप अगर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपका काम क्या है, एग्जाम्पल में उन्होंने मेंशन किया वेलकमिंग विजिटर्स, जो भी बाहर के विजिटर्स आते हैं विजिट देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको वेलकम करना, और साइनिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना, ये भी आपका एक रोल रहेगा एज एन लीडर। लाइजन के अंदर उन्होंने बताया मेंटेन सेल्फ डेवलप सेट ऑफ connections of outside contacts and informers who provide favors and information. For example, mail acknowledgement, handling all correspondence and doing all the activities that involve outsiders. जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि फिगर हेड के अंदर जैसे वो वेलकम कर रहे हैं विजिटर्स को, तो यहाँ पे आपका लाइजन के अंदर क्या रोल है, तो आपको क्या करना है कि आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। आउटसाइडर्स के साथ जो भी कम्युनिकेट किया जाएगा तो आपको मेल के थ्रू किया जाएगा, और वो मेल करना ये भी आपका रोल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इंटरपर्सनल रोल के अंदर एज एन लीडर मैनेजर्स किस तरह से काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल में दिया है रिलेटेड टू कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। अभी उसका जो टाइटल है उसके अंदर ही उसका मीनिंग है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशनल रोल्स एज एन मैनेजर, एज एन लीडर, ऑर्गेनाइजेशन के आप लीडर हो तो आपका काम क्या है, रोल क्या है, रिलेटेड टू कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, receive that information, and lastly you have to distribute that information to others. Okay, so first monitor, वे मॉनिटरिंग किस तरह से किया जाता है, पर्सनली सीक एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, और वो रिसीव करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, रीडिंग मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स, मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर आप लीडर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आपको अगर किस आउटसोर्स की इंफॉर्मेशन रखनी है तो आपको मैगजीन्स रीड करने पड़ेंगे। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना दुनिया की बातें जानने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, आस पड़ोस के कंट्रीज में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। तो ये सारे न्यूज हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे नॉलेज के लिए। लेकिन एज एन लीडर अगर आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो आपका रोल क्या है कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है तो वो कहाँ से रिसीव की जाएगी। तो आपको मैगजीन्स रीड करने होंगे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो तो आपको बिजनेस रिलेटेड मैगजीन्स रीड करने होंगे, पीरियोडिकल्स को रीड करना होगा, और आपकी जो रिलेशनशिप है पर्सनल रिलेशनशिप उसे भी मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिसिमिनेटर के रोल में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम आउटसाइडर्स और फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसमिट करना है, किसे ट्रांसमिट करना है, आउटसाइडर्स के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए, आपके साथ जो काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स है उनके लिए वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है। कंडक्टिंग इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स, फोनिंग टू पास ऑन इंफॉर्मेशन। अभी आप लोग बोलोगे कि मेरे पास इतना सारा डेटा है, मेरे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे ट्रांसमिट करनी है, पास करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए भी कुछ एक पर्टिक्युलर वेज है। जसं आपण म्हणतो की नाही, तुमच्याकडे काही न्यूज असेल तर तुम्ही दुसऱ्याच्या कानात जाऊन सांगता, मी फक्त तुलाच सांगते बाकी कोणाला सांगू नकोस, असं करत करत पूर्ण क्लासमध्ये न्यूज स्प्रेड होते। तर अशा पद्धतीने आपण न्यूज स्प्रेड करणार नाही आहोत, तुमच्याकडची इन्फॉर्मेशन तुम्ही अशा पद्धतीने पास करणार नाही आहात, मग कशी करणार आहात, तर ते ट्रान्समिशन करण्यासाठी काही इन्फॉर्मेशनल मीटिंग्स अरेंज केल्या जातील आणि त्या पद्धतीने किंवा फोन कॉल्सच्या थ्रू ती इन्फॉर्मेशन पास केली जाईल, सबऑर्डिनेट्स असतील किंवा तुमचे आउटसाइडर्स असतील। जर सपोज तुमचे सबऑर्डिनेट्स आहेत तर ऍट ए टाइम ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पास करायची असेल तर मीटिंग्स घेतल्या जातील, आउटसाइडर्सला फोन कॉल्स केले जातील। अशा पद्धतीने ऍज अन मॅनेजर, ऍज अन लीडर तुमचा इथे रोल असेल।
स्पोक्स पर्सन हा एक तुमचा रोल आहे. यामध्ये तुम्ही काय करताय? इन्फॉर्मेशनल रोल्स मध्येच हा आपण रोल बघतोय. ऑन द अपोजिट ऑफ द अबाव रोल, हियर द मॅनेजर ट्रान्समिट्स द ऑर्गनायझेशन्स प्लॅन्स, पॉलिसीज अँड ऍक्शन्स टू आउटसाइडर्स. म्हणजे डेसिग्नेटरच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय केलेलं आहे की सेल्फ तुम्ही रीडिंग केलंय, मॅगझिन्स वाचले, त्यातून काही इन्फॉर्मेशन काढली, ती पास केली, ट्रान्समिट केली. पण स्पोक्स पर्सन म्हणून जेव्हा तुम्ही विचार करताय तर एकदम अपोजिट रोल आहे तुमचा इथे. ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ डिसाइड करती है, यानी कि प्लान्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी एक्शंस है, तो उसे क्या करना है, आपको स्प्रेड करना है आउटसाइडर्स के लिए. तो कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग्स, रिलीजिंग इंफॉर्मेशन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि अगर मुझे बहुत लोगों तक पहुंचना है, आउटसाइडर्स कोई भी हो सकता है ना, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का आपका प्लान है, बराबर है, तो हम लोग उसका एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं कि एडवर्टाइजिंग करते वक्त हम एक तो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स है उनको भी ये बात पता होना जरूरी है. तो हम लोग कभी कभी बोर्ड मीटिंग अरेंज करते हैं. जैसे आपने बिजनेस लॉ में लास्ट सेम में स्टडी किया ना कि बोर्ड मीटिंग किस तरह से लिए जाते हैं, साल में कितनी बार लेने पड़ते हैं, उसके लिए कितना अटेंडेंस होना जरूरी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक पॉलिसी है, प्लान से हमें उसे क्या करना है कि फॉरवर्ड करना है, ट्रांसमिट करना है उस इंफॉर्मेशन को. एंड अगर आउटसाइडर्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पब्लिक के लिए अगर हमें एडवर्टाइजिंग करना है, पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन देनी है, तो बहुत बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला लेते हैं. अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है ये मत पूछना, आप सबको पता है, आप सब मीडिया से कनेक्टेड पर्सन हो. तो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन यानी एज अ स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर मैनेजर किस तरह से काम करेगा. अभी आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो क्लास के, तो आपका रोल आपको पता होना जरूरी कि किस तरह से आप मीडिएटर का काम करते हो. आपके क्लास गार्डियन है, आपके हेड है, आपके प्रिंसिपल है, वहां से जो भी आपके लिए नोटिस आती है वो किस तरह से आपको पूरे क्लास को ट्रांसमिट करनी, वो इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, बराबर है ना. उसी तरह से ये रोल है. नेक्स्ट इज डिसीजनल रोल्स. अभी यहाँ पे roles that rotate around making choices, किस तरह से काम किया जाएगा. डिसीजनल यानी यहाँ पे किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे. So try to find some opportunities. Basically they search for change, take action to it and take advantage of it. यानी example, we are organizing strategy and review sessions to build up new programs. सेशन को रिव्यू किया, सेशन का रिव्यू किया जाता है. ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटेजी जो इसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, यानी कि आप जो मैनेजर है, लीडर है, वो क्या करता है, हर बार कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कुछ नया हम कर सकते हैं. इन्वेंशन जैसे बोलते हैं ना आप लोग, ज्याला आपण म्हणतो की नवीन काहीतरी हवंय त्यांना, ते सतत नवीन काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करतात आणि ऍक्शन्स घेतल्या जातात त्या रिलेटेड, की त्या ऍक्शन्स अशा असतील की त्या ऑर्गनायझेशनच्या फेवर मध्ये असतील, त्यातून ऑर्गनायझेशनला ऍडव्हान्टेज मिळेल. मग अशा पद्धतीने ते एक नवीन प्रोग्राम बिल्डअप करण्याचा प्रयत्न करतात. जी रेग्युलर तुमची प्रोसेस आहे, मार्केटिंगची प्रोसेस आहे, सेलिंगची प्रोसेस आहे, त्यामध्ये आणखी ऍडिशनल आपण कस्टमर साठी काय देऊ शकतो. सपोज तुम्ही काय करताय, ट्रेडिशनल वेने मार्केटिंग करताय आजपर्यंत तुमची ऑर्गनायझेशन, मग तो ऍज अ लीडर म्हणून ऑर्गनायझेशनचा जो मॅनेजर आहे तो काय करेल की अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट करेल. सपोज तुम्हाला रुरल मार्केटिंग मध्ये जायचं आहे, रुरल मार्केटिंग मध्ये जाताना तुम्हाला रुरल मार्केटमध्ये स्कोप खूप असणार आहे. आतापर्यंत त्या कस्टमरला ज्या फॅसिलिटीज मिळालेल्या नाहीत त्या तुम्ही देऊ शकता का, तुमची ऑर्गनायझेशन देऊ शकते का. आणि मग तुम्ही सपोज होम डिलिव्हरी करता, रुरल मार्केटमध्ये पोहोचणं किंवा तिथे कस्टमरला सॅटिस्फाईड करणं, त्या कस्टमरला अट्रॅक्ट करणं, ही काय आहे तुमच्यासाठी अपॉर्च्युनिटी आहे. मोस्ट ऑफ द कस्टमर हा तुमचा रुरल एरियामध्ये असतो. हे मी जस्ट एक्झाम्पल सांगितलंय, यामध्ये तुम्ही आणखी दुसऱ्या अपॉर्च्युनिटीज पण फाइंड आउट करू शकता. म्हणजे सतत तुम्हाला नवीन काहीतरी अपेक्षित असतं ऍज अन मॅनेजर, ऍज अन लीडर, तुम्ही ऑर्गनायझेशन साठी ते करण्याचा प्लॅन करता. ओके,
निगोशिएटर मध्ये काय दिलंय बघा, अकाउंटेबल फॉर रिप्रेझेंटिंग द ऑर्गनायझेशन ऍट मेजर निगोशिएशंस, यानी कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन विथ ट्रेड यूनियन। निगोशिएशन करना क्या है, तो निगोशिएशन करने का काम भी एज एन निगोशिएटर ये लीडर करता है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी मेजर इश्यूज रहते कभी कभी, तो आपके जो यूनियंस रहते, ट्रेड यूनियन रहती है, तो निगोशिएशन इनके थ्रू किया जाता है। कोई ना कोई मिडल पर्सन होना चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली तो उनका मैनेजमेंट तो वहां पे नहीं जाने वाला, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव रखते, तो एज एन रिप्रेजेंटेटिव, एज एन लीडर, उसका डिसीजनल रोल क्या है कि किस चीज में निगोशिएशन करना है। कभी कभी क्या किया जाता है की युनियन के थ्रू कभी कभी वो लोग, ज्याला आपण म्हणतो ना संप पुकारणे वगैरे असा भाग होतो, मग कशामुळे कामगार नाराज आहेत, मग त्यांना आपण कशा पद्धतीने निगोशिएशन करू शकतो, तर अशा सगळ्या रोल मध्ये तुम्ही काम करणार आहात। लास्ट नेक्स्ट थिंग दिली, मेक्स और अप्रूव्स ऑल मेजर डिसिजन्स रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आता यामध्ये काय केलंय की जे मेन डिसिजन्स आहेत, रिसोर्स अलोकेटर म्हणून तुम्ही काय कराल की शेड्यूल्स तयार केले जातील, प्रिपेअरिंग शेड्यूल, ऑथरायझेशन रिक्वेस्ट, म्हणजे ज्या रिक्वेस्ट येत आहेत त्याच्यावर विचार केला जातो, त्यानंतर तुम्हाला शेड्यूल नवीन चेंज करावे लागतात, प्रिपेअर करावे लागतात, म्हणजे तुम्ही काय करता की रिसोर्सेस जे आहेत ते अलोकेट केले जातात, म्हणजे कोणासाठी असतील की अप्रुव्हल तुमच्याकडे जे जे काही येतात किंवा तुम्ही तुमच्याकडे ज्या रिक्वायरमेंट येतात त्याच्यावर तुम्ही ऍज अन लीडर विचार कराल आणि ते रिसोर्सेस अलोकेट करण्याचा प्रयत्न कराल। मग त्या रिक्वायरमेंट आउटसोर्स कडून असतील, पब्लिक मधून असतील, तुमच्या स्टाफ कडून असतील, मग ऍज अ मॅनेजर तुमचा रोल काय आहे। बऱ्याचदा तुम्ही काय करता, तुम्ही काही डिमांड केली, सपोज तुम्ही मी ऍज अ टीचर लीडर आहे, लीडरच्या रोल मध्ये आहे, तुम्ही माझ्याकडे काही गोष्टी नोट्स मागितल्या, तर माझा रोल काय आहे की मग मी शेड्यूल तयार करेन। तुम्हाला एखादा लेक्चर हवाय माझा, त्यामध्ये तुम्हाला आणखी डीप नॉलेज अपेक्षित आहे, तर मला शेड्यूल बनवावं लागेल, डेली शेड्यूल मधून मला वेगळं शेड्यूल तयार करावं लागेल आणि तुमची ती जी काही डिमांड आहे, रिक्वायरमेंट्स आहेत, त्या मला कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। म्हणजे इथे मी काय करेन की रिसोर्सेस तुम्हाला अलोकेट करून देईन ऍज अ लीडर म्हणून। ओके, disturbance handler responsible for corrective action when the organization faces unpredicted disturbances। आता करेक्टिव्ह ऍक्शन्स घेणं हे कसं जमणार आहे, तुम्ही जर डिसिजनल रोल्स मध्ये काम करताय तर डिसिजन घेणं हा एक तुमचा रोल आहे आणि हे सगळ्यांना जमत नाही। तुम्ही पुढे जाऊन जेव्हा आपण हा प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी करणार आहोत त्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की डिसिजन घेणं हे सगळ्यांसाठी शक्य होत नाही किंवा ते कसे घेतले पाहिजेत। आता करेक्टिव्ह ऍक्शन्स घेण्यासाठी तुम्ही रिस्पॉन्सिबल आहात की अनप्रेडिक्टेड डिस्टर्बन्सेस, कधी कधी अचानक काही अपघात घडतात ऑर्गनायझेशन मध्ये, कधी कधी आग लागली, कुठल्या एखाद्या डिपार्टमेंटला लागली, पूर्ण ऑर्गनायझेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आला, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आला, तर अशा केस मध्ये तुम्हाला काही करेक्टिव्ह ऍक्शन्स घ्याव्या लागतील ज्यामुळे ऑर्गनायझेशनला सपोर्ट मिळेल, ऑर्गनायझेशन पुन्हा उभी राहू शकेल। तर इथे सांगितलं ऑर्गनायझिंग स्ट्रॅटेजी एंड रिव्यू सेशंस दैट इन्वॉल्व डिस्टर्बेंसेस एंड क्राइसिस, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हुए हैं, तो ऐसे डिस्टर्बेंसेस को अगर हमें निकालना है, क्राइसिस को कम करना है, तो हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने होंगे, नया सेशन बनाना होगा, नया शेड्यूल लगाना होगा, तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं एज अ मैनेजर, एज अ लीडिंग रोल में। ओके, मॅनेजरियल रोल्स तुम्हाला समजले तिथपर्यंत? आय थिंक समजले असावेत, कारण की खूप साध्या सिंपल भाषेमध्ये सांगितले। पुढचा जो तुमचा पार्ट असणार आहे मॅनेजमेंट ॲज अन आर्ट वर शक्यतो तुम्ही नोट्स काढल्या तरी चालतील, तुम्हाला डायरेक्टली तो पॉइंट त्याच्यामध्ये दिलेला नाहीये सिलेबस मध्ये। आपण ऍज पर सिलेबस इंडेक्स मध्ये तुम्हाला पॉइंट्स दिलेले आहेत त्यानुसार तुम्ही नोट डाऊन करत जायचंय, त्यामुळे मी हा पार्ट तुम्हाला एक्सप्लेन नाही करणार आहे।
पुढचा जो तुमचा पार्ट आहे POD तर त्यामध्ये हे बघा इथे आपण आलेलो आहोत POSD मग त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण पुढच्या लेक्चरला करणार आहोत. प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग अँड बजेटिंग त्याचा लॉंग फॉर्म दिलेला आहे POSD. तर आज आपण इथेच थांबूया. उद्याच्या लेक्चरला आपण हा पॉइंट बघूया. ओके, सो थँक्यू सो मच. काही अडचण असेल तर विचारायचे, रेग्युलर बेसवर नोट्स काढायचे आहेत आणि मला PDF सेंड करायचे. माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवलं तरी सुद्धा चालेल. जी लोक काम करणार नाहीयेत ते त्यांचा रोल कम्प्लीट करत नसतील तर मी पण माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहे त्याच पद्धतीने तुम्हाला काय करेल, आउटपुट देण्याचा प्रयत्न करेल. तुम्ही तुमचं काम प्रॉपर करा, तुम्हाला आउटपुट 100% मिळेल. बरेचसे लोक अजूनही लेक्चर अटेंड करत नाहीयेत. अटेंडन्स हा सगळ्यांसाठी कंपल्सरी आहे. अटेंडन्स नसेल तर इंटरनल वर त्याचा इम्पॅक्ट होतो 100%. त्यामुळे अटेंडन्स कडे लक्ष द्यायचंय. सो थँक्यू सो मच.